अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। मेरा नाम शाहिद महमूद है और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के इंतज़ार में काफ़ी दोस्तों ने मुझे ऑलरेडी बड़े रास्ते किए और उन्होंने मुझे मुझे खुद भी ये था कि मैं जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो मैं आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा। तो आज मतलब 2-3 दिन हो गए हैं मुझे इसके ऊपर टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज स्पेशली इसके लिए टाइम निकाल के हमने सोचा कि एक वीडियो बना दें। हमारे आज का टॉपिक जो है वो है कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेनर्स इन टर्की, कि वो कैसे फॉरेन मतलब फॉरेन जो हैं पाकिस्तानी या किसी और कंट्री से भी वो कैसे कंपनी को यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा ये कि कंपनी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनके लिए कौन सी टाइप बेस्ट है, कौन कौन से बिजनेसेस उसमें उनको मिलेंगे, कौन से बेनिफिट्स हैं, और स्पेशली जो स्पेसिफिकली कोई नहीं बता रहा उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर, और हर प्रोसीजर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितनी कॉस्ट आती है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को डिटेल के साथ स्टार्ट करते हैं। जी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो टॉपिक हमारा है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन का है। जो भी फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे कंपनी रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश ये है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस में शेयर करता हूँ उसके पीछे मैं पूरी तहकीक करने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि मैं राह चलते किसी से भी मैं बात करूँ और मुझे जो बातें किसी ने बता दी वो मैंने आपके सामने रख दी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी इन बातों की वजह से बहुत से लोग मुझ पर रिलाई करते हैं और बहुत से लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं उनके ट्रस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी चल रहे हैं, मैं उनकी जितनी भी स्टडीज़ हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखता हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब जो बीच वाले रास्ते हैं जो कोई निकालता है तो उसका मुझे उनका कोई नहीं पता, और ना ही मैं उनकी तरफ जाने की किसी को कोशिश मतलब सलाह देता हूँ इस चीज़ पे। तो काइंडली वीडियो को अब आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड में आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। टॉपिक ये है हमारा आज का कि जी मैं आपको सबसे पहले जो है ना कंपनी के बारे में बताऊंगा कि कौन फॉरेनर्स जो भी हैं टर्की में अगर कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं तो वो कंपनी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे दो मेजर टाइप्स हैं, वैसे तो 4 कंपनीज हैं लेकिन मैं आपको दो मेजर्स पे ही रोकूंगा। पहली जो टाइप है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, जिसको हम LLC भी बोलते हैं। ये टोटली आपकी अपनी पर्सनल ओनरशिप से लेके आप उसमें 50 तक के जो है ना वो पार्टनर्स आपने मेंशन कर सकते हैं। इसमें मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से कहीं से भी मिल जाती है। वैसे तो मैं इन बातों में अगर गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको कंपनी की टाइप बता रहा हूँ। इसके बारे में मैं आपको अगली डिटेल दूसरी है अपना जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो लोकली यहाँ पे चलती है क्योंकि लोकल उसमें टर्किश होना ज़रूरी है, और उसका जो है ना बेसिकली जो वॉल्यूम है, वो मेंटेनेंस जो डिपॉजिट है वो भी 50,000 लिरा तक है। तो उसका थोड़ा सा ना वो बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि वो हमारे, लेकिन यहाँ पे जितने भी मोस्ट यहाँ पे टर्किश हैं या फॉरनर्स हैं, मोस्टली वो 82% लोगों की जो कंपनीज हैं वो LLC पे ही रजिस्टर्ड हैं। अब आ जाते हैं जी कि LLC कंपनी रजिस्टर कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं इस कंपनी के बारे में बताऊंगा कि इस कंपनी के आपको बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हमने LLC क्यों यूज़ करनी है। इसकी सबसे पहला बेनिफिट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वो है जी फुल फॉरेन ओनरशिप, के फॉरेनर जो भी है उसकी अपनी ओनरशिप हो सकती है, इसमें किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा सिंपल है, इसमें किसी किस्म की आपको वो हर्डल्स और कानूनी वो पेचीदगियाँ और वो जाना आना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपका लॉयर ही सारी मेंटेन कर लेता है। आपको जस्ट डॉक्यूमेंट वगैरह जो है ना वो आपका लॉयर जो इशू करेगा उसको साइन करने पड़ेंगे। मैं डॉक्यूमेंट्स भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़रूरी होती है। उसके बाद इसकी फास्ट इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर है कि ये बहुत जल्दी इसको जो है ना आप इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं अपना जो आपकी क्या कहते हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, और दूसरा जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इनकॉर्पोरेशन उसकी हो जाती है। फिर ये लॉ शेयर कैपिटल है,
इसकी रिक्वायरमेंट जो है 10,000 लिरा, इसकी लॉ शेयर जो ना जो बेसिकली शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इसकी 10,000 लिरा है, जो आप मतलब आसानी से इसको पाकिस्तानी अगर देखें तो 1,40,000 के करीब राउंड अबाउट बनता है। और उसके बाद जो है इसमें इसके यूजेज वो बड़े वेरियस हैं। आप इसमें बहुत सारे काम बिजनेस टाइप्स ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री को लेना चाह रहे हैं, सर्विसेज इंडस्ट्रीज को लेना चाह रहे हैं, उसके बाद अगर आप ट्रेड को ला सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ला सकते हो, प्रॉपर्टी को ला सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि इन चीज़ों में वो आ जाती हैं। तो अब आ जाती है बात कि इन सारी चीज़ों के अंदर इसके यूजेस क्या 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 होंगे, वो भी मैं आगे चल के आपको सारे यूजेस इन डिटेल बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। हम इसके लिए रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है मैं अब उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। जो इसको रजिस्टर करने का प्रोसीजर है, सबसे पहला है कि आपने इसका नाम चूज करना है, जो जिस नाम से आपने कंपनी रजिस्टर करनी है। और ये नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इसी नेम से आगे चल के आपका बिजनेस रिकग्नाइज होगा। तो इसी को लेके ही आपने चलना है। नाम चूज करने में आप थोड़ा टाइम लगाइए, ताकि वो प्रॉपर नेम ऐसा होना चाहिए जो कि आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हो। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी टूरिज्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आप मतलब कोई भी ऐसा नाम सेलेक्ट करें जो कि टूरिज्म से रिलेटेड हो। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सजेशन है कि लोग ना बहुत मुश्किल नाम सोच लेते हैं जो कि इंटरनेशनली यूज़ हो सके, और उसका जो नुकसान है ना वो ये होता है कि वो ब्रांड का नाम लोगों के मुंह पे चढ़ता नहीं है। हाँ, ये मार्केटिंग के टैक्टिक्स हैं। उसमें जो सबसे पहला टैक्टिक ये होता है कि आपका ब्रांड का नेम जो है ना इजी टू प्रोनाउंस हो और इजी टू रिमेम्बर हो। या और ये चीज़ें बड़ी आसान मतलब आसान नेम रखना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को याद ना रहे और वो सोचने बैठ जाएं। ये वाकई फैक्टर है। तो वो नाम के लिए आपको ये छोटी सी हमारी सजेशन है, आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वो ड्राफ्ट करेगा आपका लॉयर और उसको नोटराइज करवाएगा। उसमें आपके साइन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सारी वो एक फॉर्म होता है बाकायदा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आपको मिलता है, वो सारी आपने उसमें लिख देना है। वो फिल होके आपका जो है ना सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिलिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड द ट्रेड रजिस्टर। ट्रेड रजिस्टर में आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो भी सारी एज इट इज फॉर्मेलिटीज हैं। ये ऐसे ही फॉर्मेलिटीज हैं जैसे आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक अकाउंट ऑफिसर आपके सामने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ला के रख देता है कि जी ये साइन कर दें, फिर आपने अपना नाम और ईच एंड एवरीथिंग उसमें डाल देते हैं। तो ये सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई कानूनी इतनी हिंड्रेंस नहीं है जो आपको समझ नहीं आ सकेगी। और आप उसको अगर चाहें तो स्टडी कर लें। वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से भी आपकी जो कंपनी जो है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो भी मतलब इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप उन पे जाके उनको स्टडी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आ जाता है जी उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स। टैक्स का नंबर आपका इशू होगा, आपने टैक्स पे करना होगा। टैक्स पे करने के बाद वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट है जिसको बोलते हैं, और फिर सोशल सिक्योरिटी होती है जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए अथॉरिटीज़ के साथ आपने उसको पे करवाना होता है। तो ये हैं जी वो स्टेप्स जो रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आप उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी, और जैसे ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपके साइन होंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह उधर सबमिट हो जाएंगे, तो अगले ही दिन आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और इस सारे प्रोसीजर में मैक्सिमम 5 से 6 दिन लगते हैं। यहाँ पे फास्ट है, बहुत फास्ट है ये रूल। इसमें कोई आपको मतलब वो महीनों इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या जगह जगह तक ठिकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपका लॉ जो है ना, हर चीज़ यहाँ पे एक सेट स्टैंडर्ड के साथ है। तो आपको पता होता है कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये आपका लॉयर भी आपको बता देगा। अब आ जाते हैं कि इसके बाद हम एलएलसी कंपनी को यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं। मिसाल के तौर पे इसको आप इनके यूज़ में, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इनके यूज़ में सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है जो कि मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़े हैं इस बात पे, कि क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन की वजह से आपको यहाँ का टीआरसी मिल सकता है? नहीं, मस्ट नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। टीआरसी समथिंग एल्स, कंपनी समथिंग एल्स। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी एक वीडियो में कि कंपनी जो है ना बेसिकली एक बिजनेस एंटिटी है। आप बाहर से बैठे भी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं, तो फिर टीआरसी तो ना लगी ना, उसके लिए टीआरसी की रिक्वायरमेंट तो ना आई। अब टीआरसी समथिंग, टीआरसी का वो फिर ये होता है कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस टीआरसी पे आए हैं, बिजनेस बेस्ड यहाँ पे टीआरसी अगर आपने अप्लाई की है, तो फिर उसकी बेस पे अगर कंपनी रजिस्टर करते हैं तो कंपनी का प्रोसीजर भी होता है, और वो टीआरसी बिजनेस बेस्ड आपकी चल सकती है, वो उसका बड़ा बेनिफिट होता है। अच्छा जी,
उसके बाद आ जाता है जी यूजेस ऑफ एलएलसी। ये एलएलसी कंपनी के यूजेस क्या हैं? कमर्शियल पर्पस है, यूज बाय ऑफ जो है ना, ये ज़्यादातर यूज होते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है सब्सिडरीज, जो हैं वो बेसिकली फॉरेन कंपनीज की सब्सिडरीज यहाँ पे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई फॉरेन कंपनी आपके उधर है, उसकी ब्रांच आपने यहाँ पे बनानी है, तो सब्सिडरीज वहाँ पे आप उसके नेम की यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारी सब्सिडाइज ब्रांच है यहाँ पे, जो हमने इसको यूज करना है एज अ मतलब फॉर इनकॉर्पोरेटेड विद दैट एग्जाम्पल अगर कंपनी। हमारी एक कंपनी ऑलरेडी अमेरिका में काम कर रही है एग्जैक्टली, और वो उस कंपनी की एक्सटेंशन कह लेंगे। फ्रेंचाइज कह सकते हैं आप। ठीक है, इजी मतलब टू अंडरस्टैंड आप ये कह सकते हो कि उसकी फ्रेंचाइज यहाँ पे ओपन करनी है तो वो सब्सिडाइज कंपनी होगी। ठीक है। उसके बाद आ जाती है, अच्छा यहाँ पे एक और बड़ी नई चीज़ है, वो मैं आपको बता दूं। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे इनको शेल्फ कंपनीज कहते हैं। वो शेल्फ कंपनीज क्या है कि कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी है, बनी बनाई कंपनीज आपको मिल सकती हैं ओके, और उनके नाम उन्होंने पहले से ऑलरेडी मेंशन किए होते हैं। यानी कि यूं कह लें कि किसी का बना बनाया बिजनेस है जो कि आप एज इट इज खरीद कंपनी सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे बिजनेस बिजनेस की नहीं। बात नहीं। बिजनेस ओके अगर वो बेचना चाह रहा तो वो अलग डील है, ओके ओके। लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन इज द मस्ट थिंग टू ओन द बिजनेस। यानी जैसे कंपनी ट्रांसफर होगी या शेयर्स खरीद लिए, मुझे अभी तक मैं कंपनी ट्रांसफर होगी, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ठीक है। अब वो जब आप लेते हैं ना, तो इसमें दो चीजें होती हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं जी मैं कंपनी को नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहता, मेरी कंपनी यहाँ पे सेल कर दो। तो कंपनी का नेम और ईच एंड एवरीथिंग विद डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग, उसको कहते हैं शेल्फ कंपनी। वो लॉयर अपने पास रखता है, वो कहता है जी मैं चेंज करके किसी को भी सेल कर और दूंगा। उसकी वर्थ भी डिपेंड करती है। डेफिनेटली उसका कैटेगरी किस कैटेगरी में है, किस डिपार्टमेंट में है। लेट्स से किसी ने टूरिज्म डिपार्टमेंट में किया तो वो टूरिज्म के हिसाब से कोई परचेज करना चाहता तो वो उसको ऑफर कर सकता है कि भाई ये कंपनी ऑलरेडी है। उसका बेनिफिट ये होता है कि उसकी पिछली आपको हिस्ट्री जो होती है ना, उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, वो आपको सपोर्ट कर जाती है कि काफी आगे आने वाले दिनों में आपको उसके लिए फायदे हो सकते हैं। उस कंपनी में आपका जो, जब आप वो कंपनी खरीदते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि उसका जो है ना बायर नेम चेंज हो सकता है। उसके बाद उसका जो है ना उसका रजिस्ट्रेशन जो होती है, रजिस्टर्ड बेसिकली जो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो उनको अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। डायरेक्टर्स के नेम चेंज हो सकते हैं। यानी टोटल लीगल जो उसकी है लीगल एंटिटी, ओनरशिप। लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी कैन बी चेंज बट नॉट टोटली लाइक वो सारी फॉर्मेलिटीज तो है ना। आप कंपनी का पर्पस भी चेंज कर सकते हैं कि उसने अगर पर्पस बनाया था मेरी सब्सिडरी है, मैं कहता हूँ नहीं जी मेरी इंडिपेंडेंट है, तो हम इंडिपेंडेंट में भी उसको ले जा सकते हैं, उसका पर्पस भी चेंज कर सकते हैं। ये चार चीजें आप उसमें काफी फ्लेक्सिबल रूल्स है। एग्जैक्टली ये फ्लेक्सिबल है। अच्छा, उसके बाद आ जाती हैं कंपनीज जो है ना, इसके यूजेस में एलएलसी जो यूज होती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ऑफशोर कंपनी भी यहाँ पे एलएलसी बन सकती है। कि ऑफशोर कंपनीज के बारे में ये है कि आप कहीं भी हैं अपना पाकिस्तान में वहां बैठे हैं और यहाँ पे अपनी कंपनी ऑपरेट करना चाह रहे हैं रिमोट बेसिस पे, तो अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये है जी कंपनी के एलएलसी के यूजेस। और एक्सपेंस, एक्सपेंस मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके ऊपर एक्सपेंसेस जो है ना वो आपको एक तो जो लॉयर की अपनी फी होती है, नोटरी के चार्जेस होते हैं, नोटराइज करवाने के चार्जेस होते हैं। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग करके तकरीबन कोई 1000 1200 1300 डॉलर तक के एक्सपेंसेस आ रहे हैं आजकल। ये तो हो गए जब कंपनी आपने रजिस्टर करवानी है वो वाले एक्सपेंस। हाँ, मैं उन एक्सपेंस की बात कर रही हूँ जो कि आपको मंथली मेंटेन करने होंगे अपनी कंपनी को। कंपनी का सिर्फ टैक्स आपको पे करना होगा मंथली। एग्जैक्टली। और वो कितना? वो टैक्स रिटर्न पहले तो हो सकता है कि वो उसकी जो है ना मेरा ख्याल 400 से 500 लिरा के राउंड अबाउट उसका टैक्स है जो आपने वो पे करना होता है। ये डिपेंड करता है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस स्ट्रक्चर के ऊपर कि आपने कंपनी किस वॉल्यूम में ओपन की है, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स डिफाइन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जो है ना वो ये टैक्स ऑफिस की तरफ से। तो वो आपका उसके अकॉर्डिंगली टैक्स सेटल होगा और वो टैक्स आपने खुद जाके वहाँ पे करना है, इसलिए किसी को देने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई दो नंबरी नहीं होगी और आप डायरेक्टली वेगी ऑफिस जाएंगे और वहाँ पे अपना टैक्स नंबर बता के वहाँ टैक्स पे कर सकते हैं। तो इसके लिए वो कोई टेंशन नहीं है, आपको रिसीट आपकी हर महीने की मिलती रहेगी। तो ये जो है ना, इसके बाद आ जाता है हमारे कि अब कंपनी को ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब उन कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स की इसी एलएलसी की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके लिए बेहतर भी है और यही आपके लिए फिजिबल भी बन रही है मेरे हिसाब से। अगर आप किसी और में जाते हैं तो उसके लिए आप अपनी R&D भी कर सकते हैं।
अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या हैं कि ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो नोटराइज़ होने चाहिए। रजिस्टर मतलब नोटरी पब्लिक सबको पता है कि नोटराइजेशन क्या चीज़ है, तो इसके ऊपर मुझे बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये उसकी फिर 3 कॉपीज़ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। ओरिजिनल आर्टिकल ऑफ द कंपनी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 3 कॉपीज़ आपके पास होंगी। 2 कॉपीज़ जो है ना वो आपकी सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स की होंगी, ये आपको लॉयर आपका प्रोवाइड करेगा। और इसमें 2 कॉपीज़ होंगी आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मैनेजर। जितने भी मैनेजर्स आप उसमें मेंशन कर रहे हैं उसकी 2 कॉपीज आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। डेफिनेटली नाम से ही जाहिर है कि उसमें उनका पासपोर्ट वगैरह और ये वो चीज़ें सारी वो आ जाती हैं क्योंकि आइडेंटिफिकेशन वहाँ से वेरीफाई की जा सके। हो सकता है कि वो मैनेजर्स यहाँ पे ऑलरेडी टर्किश हों तो उनकी टीआरसी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज़ होती है। उसके बाद आ जाता है जी ए 1 कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, जो उसका ऑनर है उसके पासपोर्ट की एक्चुअल कॉपी वो भी साथ लगेगी। उसके बाद 3 कॉपीज ऑफ नोटिफिकेशंस फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट, जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है जो कंपनी जो बेसिकली अथॉरिटी है यहाँ पे टर्किश की, उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी की तरफ से आपको जो लेटर मिला उसकी 3 कॉपीज वो भी साथ लगती हैं। उसके बाद आ जाता है जी 4 ओरिजिनल जो आपकी रसीदें हैं ज़राअत बैंक में आपकी जमा होंगी, और ये वो रसीदें होंगी जो आपका जो बेसिकली कैपिटल है ना डिपॉजिटेड उसकी बेस पे, जितनी अपने कैपिटल की कंपनी आपने रजिस्टर करवाई है ना उसका 0.04% आपको डिपॉजिट करवाना होगा ज़राअत बैंक के अंदर। ठीक है, तो वो आपने वो जमा करवाना है ताकि टू शो द कैपिटल कि मैं ये कंपनी अगर रजिस्टर कर रहा हूँ तो इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन में मैं इसको मतलब इसको लेके चल सकता हूँ, मेरे पास इतना फाइनेंस है, तो उसका वो 0.04% ऑफ द कैपिटल होगा। और उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटेड ऑफ मिनिमम कैपिटल, कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ द टैक्स नंबर, और उसके बाद आपका ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं। ये वो कंपनी का प्रोसीजर था जी जिसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनी बनाने के लिए आपका यूज़ होगा। इसके अलावा जो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस सेटअप अलहदा करना है, उसके लिए एड्रेस रजिस्ट्रेशन ये उसमें शामिल नहीं है। जिस एड्रेस पे आप ले रहे हैं वो कम जगह आपकी रेंटल है, आपकी ऑनर में ओनरशिप में है, परचेज है, वो सेपरेट चीज़ें हैं, इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कंपनी स्पेसिफिकली कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने ये आपको बताना था कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें किन किन प्रोसेस से यहाँ पे गुजरना पड़ता है। अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें आप। नहीं, आई थिंक अभी मेरे सारे अच्छा, क्लियर है। तो अब आ गई बात कि ये थी हमारा बेसिकली जो आज की वीडियो, कि इसमें मैं कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताई हैं कि लोग कहते हैं जी मैं वीडियो काफ़ी लंबी कर देता हूँ, तो मैंने कहा चले आपका ज़्यादा टाइम ना ले, तो आप इसको अगर नहीं, देखना चाहें। जब एक प्रॉपर आपने ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देनी है और डिटेल में समझाना है तो फिर थोड़ा टाइम तो टाइम तो लगेगा। लगता है, तो वो मैं उसको शॉर्ट अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी कम हो जाए, आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। दूसरा ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी हैं, कौन कौन से बिजनेस यहाँ पे किए जा सकते हैं और उनके लिए कितनी कितनी आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी टू स्टार्ट द बेसिक, तो वो इंशाल्लाह उसके सामने आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।